नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आज बात करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर। पीछे लगी तस्वीर को आप सभी लोग बहुत ज्यादा जानते होंगे, जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे या ऐसे लोग जिन लोगों ने बहुत पहले बुकर पुरस्कार के बारे में सुन रखा है, तो ये पिक्चर बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं आप। ये पिक्चर है बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय की। ये वो महिला हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इनके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है। अब ये मामला क्या है पूरा, इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अरुंधति रॉय के बारे में जानिएगा। अरुंधति रॉय के बारे में आप ज्यादातर बातें जानते हैं इनकी लिखावट के कारण, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपने उपन्यासों के कारण चर्चा में रही। और एक ऐसा ही उपन्यास है इनका, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसी उपन्यास के लिए इनको क्या दिया गया था, आपको पता होगा, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य भी रचनाएं इनकी हैं, चाहे फिर वो आपकी द बुक ऑफ डिसेंट हो या फिर आपकी बात हो वॉर टॉल का, और भी पुस्तकें जो आपके सामने लगी हुई हैं। मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात, इन्हें वर्ष 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए ही इन्हें क्या दिया गया था, बुकर पुरस्कार दिया गया था। बुकर पुरस्कार अपने आप में लेखन क्षेत्र में किसी नोबेल से कम भी नहीं है, यानी एक बहुत बड़ा स्थान रखता है आपका बुकर पुरस्कार। इन्हें दिया गया था, इसलिए पूरी दुनिया में, यूरोप या पश्चिमी देशों में इनका बड़ा नाम हुआ और बहुत ज्यादा चर्चा बनी रही इनकी। साथ ही साथ आज अगर मैं बात करूं चर्चा की, चर्चा में क्यों है, तो दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना साहब ने, इन्होंने एक पुराने मामले में 2010 के मामले को संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर अभी हाल ही में यूएपीए के तहत इनके ऊपर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। यूएपीए क्या होता है इस सेशन में हम समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझिएगा कि दुनिया भर के अखबारों ने, चाहे द वाशिंगटन पोस्ट ने हो, उसको भी कवर अप कर रखा है, या इंडिया टुडे हो, या फिर आपका द हिंदू, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने इसे कवर अप किया कि अरुंधति राय के ऊपर यूएपीए चलाया जाएगा। अब ऐसा पूरा मामला क्या है इसके बारे में समझिएगा, क्योंकि अखबारों की टाइमलाइन अगर विदेशों तक गूंज है तो आपको जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। अब आप देखिएगा यहां पर दिल्ली के एलजी सेक्शन प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट अरुंधति रॉय एंड शेख शौकत हुसैन फॉर देयर कश्मीर रिमार्क, यानी कि इनके कश्मीर पर दिए गए बयान के कारण ही इनके ऊपर ये यूएपीए का केस चलाया जाएगा। माजरा देखेंगे, वर्ष 2010 की घटना है, मैं आपको बताता हूं। ये शौकत, आपको जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर नाम लिखा हुआ है शेख शौकत हुसैन, ये वही व्यक्ति हैं शेख शौकत हुसैन। इन्हीं दोनों के ऊपर यूएपीए की कार्यवाही करी जाएगी। अब इस विषय को और समझिएगा। मामला क्या है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 14 जून अभी लास्ट शुक्रवार को ही 14 जून 2024 को वर्ष 2010 में कश्मीर के विषय पर की गई टिप्पणी को लेकर मामला अभी हाल ही में संज्ञान में लिया है। अब ये मामला कब का है, तो ये मामला 21 अक्टूबर 2010 को एलजीटी ऑडिटोरियम दिल्ली में आजादी द ओनली वे नाम के एक बैनर के नीचे बयान दिया गया था। इस के भीतर जो ये पूरा चल रहा था ऑडिटोरियम, इसमें शेख शौकत हुसैन अवेलेबल थे, सैयद अली गिलानी थे जो कश्मीर में बहुत ही उल्टी सीधी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, मलिक यासीन या यासीन मलिक जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये सब लोग उपस्थित थे। और इसमें एक वक्तव्य ये दिया गया था कि कश्मीर भारत का अंग है ही नहीं, वास्तविक रूप से में कश्मीर भारत का अंग नहीं है। अरुंधति रॉय का ये वीडियो था। वीडियो संभव नहीं है, अगर आप चाहें तो वीडियो देख भी सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन ये बहुत बड़ा बयान था कि हमारी सेना भावों के साथ जुड़ी रहती है कश्मीर जैसे विषय के ऊपर। न जाने कितने लोग अपने घरों से बेघर हुए उस कश्मीर जैसे मुद्दे को लेकर के, न जाने कितने लोग कश्मीर को बहुत अपना एक सेंटिमेंट के साथ जोड़ते हैं, और उस विषय पर इन्होंने कह दिया कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है और ऐसी चीजें देशद्रोह के चक्कर में आती हैं। तो यूएपीए उसी का एक विषय है। अगर आप देखेंगे तो ये अगर आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, यासीन मलिक, जो उपस्थित थे साथ में, यासीन मलिक के साथ इनकी कई सारी पिक्चर्स वायरल हुई हैं। यासीन मलिक कौन है अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। यासीन मलिक की जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, प्रमुख आतंकवादी है दुनिया का ये प्रमुख आतंकवादी है, जिसके साथ में आपको दिखाई दे रही है तस्वीर आपको। अब ये तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी यासीन मलिक के साथ। यासीन मलिक के साथ पिक्चर जब वायरल हुई तो अरुंधति रॉय के बारे में और भी प्रश्न चिन्ह उठे। अब ये यासीन मलिक कौन है, तो मैं आपको बता दूं, यासीन मलिक वही व्यक्ति है जिसने भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या कर दी थी। भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या कर दी थी। ये वही यासीन मलिक है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के जो पूर्व सीएम थे मुफ्ती मोहम्मद की बेटी का अपहरण कर लिया था अपनी डीलों को मनवाने के लिए। ये वही मोहम्मद यासीन है जिसने कश्मीरों पंडितों की हत्या करके उन्हें घाटी छोड़ने पर विवश कर दिया था। और ये वही यासीन है जिसके साथ में मनमोहन सिंह हाथ मिलाते हुए फोटो वायरल हुई थी, यानी इसी इनकी खातिरदारी करते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ये इनके सामने अब आपको मामला समझ में आ रहा होगा कि किस गिरोह के साथ में बैठ करके ये बयानबाजी दी गई थी। ये बयानबाजी जब करी गई
तो क्या सोच उस समय रही होगी उस विषय के साथ में। अब ये जो आपको कश्मीर फाइल, एक मूवी भी आपको लास्ट ईयर देखने को मिली होगी, द कश्मीर फाइल, जिसमें दिखाया गया था किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी, जहां पर बयानबाजी दी गई, या तो घर छोड़ दो, या तो कन्वर्ट हो जाओ, और या फिर कहीं ना कहीं अपनी बहू बेटियों को यहां छोड़ के चले जाओ, भाग जाओ घाटी छोड़ करके। तो ये किरदार आपको दिखाई दे रहा है, ये वही मलिक यासीन का किरदार है यहां पर दिखाया गया, जिसमें कोई अपनी गलती को मानने पर कोई मजबूर नहीं था, बिल्कुल हंसी खुशी कह रहा था कि हाँ मैंने ऐसे किया। ये बहुत बड़ी बात है सब सारी चीजों को लेकर के। अब वापस आते हैं मुद्दे पर। तो अरुंधति रॉय ने जो बयान दिया था 2010 में कि अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, ये ऐसा जबरन है, ऐसा बयान दिया था इन्होंने 21 अक्टूबर 2010 को। अब 21 अक्टूबर को यह बयान इनकी द्वारा दिया गया, और इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनका नाम है, अगर मैं आपको बताऊं, इनका नाम है सुशील पंडित। इनका नाम है सुशील पंडित। ये हैं कौन, तो मैं आपको बता दूं, सुशील पंडित जो हैं ये कश्मीर में या कश्मीरी समाज सेवी हैं, और उन्हीं समाज से आते हैं जिनके समाज को 1992 में या 90 के दशक में कह सकते हो विस्थापित करवा दिया गया। तो इन्होंने ही इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करी थी, और ये एफआईआर दर्ज करी थी 28 अक्टूबर 2010 को। यह मामला उन दिनों तो संज्ञान में नहीं लिया गया कांग्रेस सरकार के दौरान, लेकिन अब यह मामला खुलकर के सामने आया हुआ है, जहां इनके ऊपर यूएपीए की बात करी गई है। यही है, आपको दिखाई दे रहा होगा सुशील पंडित, जिनके बारे में मैंने बात करी। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, आसान नहीं है दोस्त, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, कितनी बड़ी बात है। देश के ऊपर ये पदचिन्ह थोप रही हैं। ये जो महिला है, इनकी बात ज्यादा इसलिए भी सुनी जाती है, ये बहुत छांट के बिंदु लेकर के आती हैं। आप किसी भी धड़े में इनको देख सकती हैं। आप इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान भी इन्होंने बहुत बड़ी बयानबाजी करी थी, और ये सब बयानबाजी एसी कमरों में बंद होकर के बयानबाजी करी जाती है। ये बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है ये। अरुंधति रॉय ने ऐसे ही भारत के कुछ ऐसे केस को उठाया, ये अन्य देशों की बात नहीं करती हैं, ये भारत को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए, या भारत की पृष्ठभूमि या जो छवि बनती है उसे कमजोर करने के लिए एक बार नहीं कई बार इन्होंने काम किया है। तो बाकी निर्णय आप कई बार देख सकते हैं इनके बारे में आप खुद ही। अब यूएपीए के बारे में बात करते हैं, जो सारा माजरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूएपीए के बारे में। यूएपीए है क्या, सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये है ना, यूएपीए है क्या, ये कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके ऊपर इनके ऊपर कार्यवाही करी जा रही है। तो यूएपीए के बारे में समझिएगा, ये गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए कहलाता है। अब इसके अंतर्गत होता क्या है, इसके अंतर्गत तो ये अधिनियम जो है ऐसा कानून जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए एक निवारक निरोध कानून है, जो सरकार को बिना मुकदमे के किसी शख्स को आतंकवादी कहने की इजाजत देता है। अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो आप राजद्रोह का तो भैया सीधी सी बात उल्लंघन कर रहे हैं। तो यूएपीए उसी से संबंधित है। अब यूएपीए के बारे में और क्या क्या बातें हैं, इसे 1967 में अधिनियम ला करके बात करी गई थी, और ये क्या क्या बातों पे जवाबदेही तय करता है, तो इसे समझिएगा। ये जवाबदेही तय करता है टेररिज्म एक्ट में, अगर आप लिप्त हैं ऐसी आतंकवादी गतिविधियों में, या मेंबरशिप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी आतंकवादी संस्था के गिरोह में शामिल हो जाते हैं तब भी आपके ऊपर लग सकता है। फंडिंग एंड सपोर्ट एंड रिक्रूटमेंट फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब अगर आप वित्त पोषण करते हैं आतंकवादी समूह के लिए, या इसके अलावा सपोर्ट करते हैं, और या फिर आप रिक्रूटमेंट यानी भर्ती करवाते हैं ऐसे लोगों के साथ में, तब भी आपका यह अधिनियम वहां पर लागू होता है। अब आपको गौर करने वाली बात यहां पर यह रहेगी कि इन्होंने ये सपोर्ट ही तो किया ना, जहां गिलानी जैसे लोग कश्मीर के मुद्दे के ऊपर लगातार अपनी बात रखते हैं, वहीं पर इन्होंने भी बात तो वही करी ना कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं। यूएपीए के बारे में और भी बात समझ लीजिएगा कि यूएपीए जो आपका, मैंने आपको ये बात मैंने आपको पूरी बता दी इसके विषय में। साथ ही साथ पनिशमेंट की बात भी आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर इंक्लूड्स द डेथ पेनाल्टी एंड लाइफ ऑफ इंप्रिजमेंट एज द हाईएस्ट पनिशमेंट। किसी की मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, और उसके अलावा आजीवन कारावास की सजा भी इसमें सुनाई जा सकती है। अब ये एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है उसके बारे में यहां पर बात करी गई है। और इसमें देखो एक बात समझने वाली बात है कि अगर आप भारतीय नहीं भी हैं, फॉरेनर भी हैं, और ऐसी गतिविधियां करते हैं, तो भैया आपके ऊपर यूएपीए लगेगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात आपको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा। और ये यहां पर पूरी उनके बारे में बात करी गई है, आपको कितने दिन तक आपको रखा जा सकता है रिमार्क के ऊपर, 180 दिन तक आपके ऊपर ही काम कराया जा सकता है, आपको वहां पर बाकायदा ये कठोर पनिशमेंट के तरीके यूएपीए देखा जाता है, आपको समझ में आएगा। अब आप जरा गौर करिए, जिसकी बात हम कर रहे हैं कश्मीर जैसे मुद्दे के ऊपर, कितना सेंटिमेंटल विषय है, कितना गंभीर विषय है। एक ऐसा विषय जिसमें 1947 में जब विभाजन
विभाजन हुआ तब अंग्रेजों ने पहले से ही कोई कसर नहीं हमारे लिए छोड़ी थी। अब कसर के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, अंग्रेजों ने कोई कसर दोस्त नहीं छोड़ी थी इससे पहले भी, क्योंकि अंग्रेजों ने साफ साफ कह दिया था कि या तो आप पाकिस्तान चले जाइएगा कुछ लोगों से, या तो आप भारत में बने रहिएगा, या आप कुछ रियासतें अगर चाहें इनमें ना शामिल होने चाहें तो आप वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। पहले ही फूट डालो राज करो वाली बात ने राजनीति करी, और राजनीति के बाद जब जा भी रहे थे तब भी उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नासूर छोड़ के गए जिससे कम से कम चीजें दिक्कतें और आई। उनमें से एक समस्या दिखाई दी आपको हैदराबाद की, एक समस्या जूनागढ़ की, और एक ऐसी समस्या दिखाई दी कश्मीर की। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है राजा हरि सिंह है, और राजा हरि सिंह ने कहा था कि भाई साहब हम इसमें विलय अपना भारत में नहीं करवाएंगे, हम एक स्वतंत्र रियासत की तरीके से रहेंगे। अब ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये आपको विलय पत्र है। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये विलय पत्र आप जो फोटो देख रहे हो ये विलय पत्र है। और ये विलय पत्र दोस्त कब का है? ये विलय पत्र आपका 26 अक्टूबर का है। 26 अक्टूबर के ड्यूरेशन में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे राजा हरि सिंह ने। जब देखा कि जब पाकिस्तानी सेना ने छद्म रूप से भारत के ऊपर हमला कर दिया है, ऐसा हमला जिसका बचाव बहुत जरूरी है, अंततोगत्वा ये 24 अक्टूबर के आसपास हमला हुआ। 26 अक्टूबर को विलय पत्र की बात करी, कहा ये हमारी सुरक्षा करो। लेकिन कल को मान लो कल यही बात यूनाइटेड नेशन में उठ के चली जाती कि कश्मीर पर आपने मदद कैसे करी, जब साफ साफ पहले ही आप ये बात कह चुके हैं कि कश्मीर पर कोई भी आर्मी एक्शन नहीं होगा चूंकि वो स्वतंत्र रियासत है। तो सबसे जरूरी बात थी कि राजा हरि सिंह इसके ऊपर विलय पत्र पहले हस्ताक्षर करें। तो 26 अक्टूबर को जो विलय पत्र हस्ताक्षर हो गया तब जाकर के 28 अक्टूबर को भारतीय सेना वहां पर कूच करती है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये विलय पत्र उसी की निशानी है जिसमें बाकायदा राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अब ऐसे मुद्दे पर आप मुझे सोच के बताइएगा, ऐसे मुद्दे पर अरुंधति रॉय जैसी महिला ये कह दें कि आने वाले समय में ये ऐसी बात कहते हैं आकर के 2010 में कि कश्मीर भारत का अंग कभी था ही नहीं। अरे हमारे सैनिकों ने बहुत सारी कुर्बानी दी है इसके लिए, न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं कश्मीर की घाटियों में, इसलिए क्योंकि देश सुरक्षित रहे, इसलिए कि कश्मीर घाटी सुरक्षित रहे, इसलिए कि अवाम वहां सुरक्षित रहे, शांति बनी रहे। इन मुद्दों को लेकर के ऐसी बात करी जाती है। ये विलय पत्र उसी की गवाही देता है, उसी की गवाही देता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये उसी पत्र की गवाही देता है। और ऐसी बातें जब सामने आती हैं, अब मैं वही बात कहूंगा कि अरुंधति रॉय जैसी महिलाओं की बात इसलिए भी बहुत विद्वता के साथ सुनी जाती है क्योंकि ये बहुत बढ़िया सी वक्तव्य देने में स्माइलिंग फेस के साथ अपना वक्तव्य देती हैं, जिसमें आपको सुनने में लगेगा कि बिल्कुल सही बात कह रही हैं, कभी कोई गलत बात तो कह ही नहीं सकती हैं। एक इंटेलेक्चुअल समाज की सबसे बड़ी खासियत तो यही है ना कि जब वो बात करता है तो ऐसे बात करता है कि एकदम सच्ची बात कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसे समाज में रहने वाले लोग समाज के अंदर घोतक का भी काम करते हैं। क्या आप इस बात की सही से ठहराएंगे? अरुंधति रॉय के जो बयानबाजी अरुंधति रॉय ने करी, इसे क्या आप सही ठहराएंगे? क्या कश्मीर जैसे विषय के ऊपर आपको समझ में नहीं आता इस बात के ऊपर कि जो बयानबाजी हुई इन्होंने सोच समझ के बयानबाजी करी और उनके सामने बयानबाजी करी? जरा गौर करिएगा किनके सामने बयानबाजी हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, इनके समक्ष बयानबाजी हो रही है, इनके साथ में इनकी फोटोज आती हैं जो हाथ में हाथ लिए जा रही हैं। अब आप मुझे कल्पना करिएगा कि क्या स्थिति रही होगी उस समय की, क्या स्थिति रही होगी बयानबाजियों के बारे में, और क्या स्थिति मनोविकार कैसे रहे होंगे भारत के विषय में, कि भारत के लोग करके क्या सोच होगी इनकी। क्योंकि आमतौर पर ऐसे इंटेलेक्चुअल समाज के लोग ये सोचते हैं कि हमने तो नाम बना लिया है, हमने तो नाम कमा लिया है, अब हमने बहुत बड़ा पुरस्कार जीत लिया और इस पुरस्कार के साथ हम आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को दर्शा देंगे कि हम तो बहुत ही पढ़े लिखे समाज से आते हैं, हमारी बात जो कही गई उसे मानिए और जाहिर सी बात है हम आपके नेता हैं, है ना, यही बात है ना। तो दोस्त बहुत हिसाब से समझिएगा, सजग हो जाइएगा ऐसे लोगों से। ये लोग समाज में ही रहते हैं लेकिन समाज के प्रति बहुत बड़े घोतक हैं ये, ठीक है। और इनके ऊपर अब जाकर के मामला संज्ञान में लिया गया है। जब देशद्रोह जैसे मामले होते हैं तो इनका मामला कभी भी संज्ञान में लिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि पहले ही सुशील पंडित ने इसके लिए पहले ही दिल्ली के जो आपके कहीं ना कहीं कोर्ट्स हैं वहां पर अपनी अपील दे रखी थी, तभी जाकर के मामला संज्ञान में लिया गया है। बहुत बड़ी बात है कि 14 साल बाद मामला संज्ञान में लिया गया और इसे कवर करने वाली इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज भी हैं, और इसीलिए हैं क्योंकि इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मामले में बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, कभी इंडिया में रेप्स को लेकर के, कभी बताती हैं कि जब आजादी के बाद से ही मणिपुर और असम में संघर्ष चालू हो गए थे और आज भी भारत सरकार ने उनके ऊपर काम नहीं किया। मतलब सोचिए आप, ये किसको किसको तोड़ने की बात कर रही हैं। हर विषय में जहां जहां बात करने के बाद इनके आपको कई सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे आपको। अब जाकर के मामला संज्ञान में लिया गया, दिल्ली के जो उपराज्यपाल महोदय हैं वीके सक्सेना ने इनका मामला संज्ञान में लिया। अब आपका क्या इस पे सोच है, आप अपनी बात भी कमेंट बॉक्स में अपनी रख सकते हैं कि आपकी क्या विचार है इसके ऊपर, आपकी क्या सोच है इसके ऊपर, अपनी वो भी जाहिर करिएगा। और साथ ही साथ मुझे बताइएगा
कि क्या जो भारत सरकार कार्यवाही कर रही है वो कितनी ठीक है और कितनी गलत है, ये बात भी आप बताइएगा हमें। और साथ ही साथ आपको यूएपीए समझ में आ गया होगा, क्या क्या विषय वस्तु होती हैं यूएपीए के अंतर्गत। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे विषय समझेंगे, बताएंगे और आपकी प्रॉपर जो क्लास चल रही है पर डे एक लेक्चर के हिसाब से आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलते हैं नए लेक्चर में। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।